वेल राघु फ्रेंड्स, वन पीस का एक और नया एपिसोड आ गया। एपिसोड नंबर 1148। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हुआ ये ना कि तुम सभी को तो ये पता ही है कि इतने सारे फेस्टिवल्स और उस शोर शराबे के बीच वीडियो बनाना कितना ही मुश्किल काम है। हालांकि मैं वीडियो बनाने की कोशिश भी करता, पर उन एपिसोड्स को देखने के बाद मेरा सारा मूड ही खराब हो गया। वन पीस वालों ने 3 एपिसोड्स को तो फालतू में ही खींच दिया है, जहाँ अब तक एमिथ की एंट्री हो जानी चाहिए थी। पर ये बात तो ओडा सेंसे ही बता पाएंगे कि आखिर एमिथ फंस कहाँ गया। तो अब बिना देरी किए बढ़ते हैं इस एपिसोड की ओर। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वेगापंक का वो ब्रॉडकास्ट दुनिया के हर कोने में फैल चुका है। सारे लोग ये सुनकर परेशान कि आखिर वेगापंक कहना क्या चाहता है। उसके हिसाब से ये पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। आखिर अब ये क्या बला आगे आने वाली है। वहीं कुछ पायरेट्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये बुड्ढा सटिया गया है, ये अपनी जान बचाने के लिए पूरी दुनिया को कंफ्यूजन में डालना चाहता है। इधर अंडर वाटर प्रिजन इम्पेल डाउन में डोफ्लेमिंगो वहाँ के गार्ड मंजले चचा से पूछता है कि ये तो तुम सबकी जिम्मेदारी है कि यहाँ के सारे कैदी को सुरक्षित रखा जाए। तो बताओ आखिर इस ब्रॉडकास्ट के बाद तुम सभी करोगे क्या। जिस पर माजेलान कहता है ये तो तुमने पते की बात की है, क्योंकि पिछली बार जब वाटर लेवल हल्का से ऊपर बढ़ा था तो पूरी दुनिया में त्राईमाम मच गया था। अब आगे देखो ये दुनिया अब किस तबाही की ओर जाती है। जिस पर डोफ्लेमिंगो कहता है अगर हमें बचे रहना है तो हमें ऊंची सतह पर शिफ्ट होना होगा। इसके बाद हमें फिशमैन आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिराहुसी भी ये ब्रॉडकास्ट सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो अपने फादर यानी कि वहाँ के किंग से भी पूछते हैं कि अब क्या होने वाला है पापा, जिसका जवाब तो उसके फादर के पास भी नहीं होता। वो कह देते हैं कि देखो अब आगे होता क्या है। अब वापस से हम आ जाते हैं एगेट आइलैंड की ओर, जहाँ नेवी एडमिरल्स भी ये ब्रॉडकास्ट सुनने के बाद परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि अगर ये झूठ भी बोल रहा है तो ये एक ऐसा झूठ है जो पूरी दुनिया को केओस में कन्वर्ट कर देगा। उसी जगह सारे एल्डर्स अपने डेविलिश फॉर्म में ट्रांसमिशन को रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में उन्होंने आधा आइलैंड तो लगभग तबाह कर ही दिया है। उन्हीं में से एक एल्डर बोनी के पीछे पड़ा हुआ है और दूसरा लूफी के पीछे। और एज ऑलवेज लूफी को तो तुम जानते ही हो, वो अपने ही धुन में मस्ती करते हुए उस एल्डर को चिढ़ाया जा रहा है। इधर वेगापंक का ब्रॉडकास्ट कंटिन्यू होता है और वो पूरी दुनिया को ये बात बताता है कि आगे कुछ दिनों में इस दुनिया में एक अर्थक्वेक आएगा जो सी लेवल को हल्का सा इंक्रीज कर देगा। और अगर ऐसा होता है तो समझ जाना ये दुनिया अब खतरे में है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम सभी मेरी इस वार्निंग को इग्नोर कर सकते हो। इस ब्रॉडकास्ट को सुनने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि कहीं ये आज की ही अर्थक्वेक के बारे में तो बात नहीं कर रहा। उसकी ब्रॉडकास्ट के अकॉर्डिंग सारी दुनिया पानी के अंदर समा जाएगी, यहाँ तक कि बीचेस भी नहीं रहेंगे। उसकी इस भविष्यवाणी के बाद तो सारी दुनिया मानो थम सी गई हो, क्योंकि उसकी प्रेडिक्शंस के हिसाब से ही सारी नेचुरल डिजास्टर्स ऑकर हो रही थी। वेगापंक अपने ब्रॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हुए कहता है मेरी पहली गलती ये है कि मैंने एक ऐसा पावर सोर्स बनाने की कोशिश की जो अनलिमिटेड पावर दे सके और इस दुनिया में पीस को बनाए रख सके, जिसके लिए मैं सन के करीब तक चला गया। इतना सही ब्रॉडकास्ट सुनने के बाद सैटर्न परेशान कि हमें जल्दी से जल्दी इस ब्रॉडकास्ट को बंद करना होगा, पर उसका रास्ता रोक के रखे हुए थे नामी, ब्रुक, रॉबिन और चॉपर। नामी सैटर्न के ऊपर ज़्यूस के साथ मिलकर हमला करती है और उस हमला को बैकअप करता है ब्रुक, पर सैटर्न के ऊपर उनके अटैक का कोई भी असर नहीं होता। उल्टा वही उन सभी को दूर फेंक देता है, जिसके बाद रॉबिन स्पाइडर नीड से उन सभी को बचा लेती है। फिर क्या, सैटर्न उन सभी को बिना मारे ही आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी इस ब्रॉडकास्ट को बंद जो करना था। वो अपने साथी मार्स से भी पूछता है कि क्या तुम्हें इस ब्रॉडकास्ट का सोर्स मिल गया, जिस पर वो कहता है नहीं। जिसके बाद सैटर्न सबसे टॉप फ्लोर पे चला जाता है, जहाँ उसे मदर फ्लेम दिखता है। मदर फ्लेम के सामने ही रखा हुआ था एक वीडियो स्नेल, जिसे देखते ही वो डिस्ट्रॉय कर देता है। पर इस स्नेल के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी वो रिकॉर्डिंग रुकती नहीं है, जिस पर सैटर्न अपने साथी मार्स से कहता है तुम्हें रास्ते में जितने भी ट्रांसमोंडर स्नेल मिलते जा रहे हैं उन सभी को तुम डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते रहो। और अब फाइनली हमें दिखाया जाता है एमिथ को, जो कि आइलैंड की ओर बढ़ रहा है। सारे नेवी सोल्जर्स उस पर हमला कर तो रहे हैं, पर उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हैं। सारे सोल्जर्स आपस में ही बात करते हैं आखिर ये है क्या चीज, जिस पर हमारे तोप के गोले भी काम नहीं कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल रॉक सॉलिड के जैसा है। और इसी के बाद वेगापंक का मोस्ट क्रूशियल ब्रॉडकास्ट शुरू होता है, जहाँ वो बताता है कि ये बात है उस सेंचुरी की, आज से लगभग 900 से 800 ईयर्स पहले की, मतलब कि वॉइड सेंचुरी। उसी समय से हमारे हिस्ट्री में एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए गैप बन गया। मजेदार बात तो ये है कि इमू भी इस ब्रॉडकास्ट को सुन रही होती है। नेवी हेडक्वार्टर्स में सारे नेवी और सेलेस्टियल्स भी परेशान कि आखिर वेगापंक कर क्या रहा है, उसे जल्दी से जल्दी चुप कराओ। उसके लिए तो ये डेथ सेंटेंस काफी नहीं है। एक काम करो, तुम उसे पिलर से लटका दो, उसके बाद मैं ही उसे चॉप चॉप करके काट दूंगा। वेगापंक अपने ब्रॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हुए कहता है उस पीरियड ऑफ टाइम को जानने के लिए हमें पॉनिक लिप्स का सहारा लेना होगा, क्योंकि वही एक मात्र जरिया है जिससे हम पुरानी सेंचुरीज में क्या हुआ था वो जान सकें। और वर्ल्ड गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि हमें इस राज के बारे में कुछ भी पता पड़े। पॉनिक लिप्स कुछ और नहीं बल्कि लेटर है पास्ट से, जो कि इस दुनिया में चारों ओर छितराए हुए हैं। वहीं ऑरेंज टाउन जो कि ईस्ट ब्लू में है, वहाँ एक बच्ची मेयर से कह रही होती है कि क्या इन्हें ये नहीं पता कि बहुत समय पहले 20 किंग्स ने मिलकर इस दुनिया को बनाया था। जिस पर मेयर कहता है तुम्हें क्या लगता है शुशो। वेगापंक आगे बताता है कि पॉनिक लिप्स को डिसाइबर करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इसके बाद भी मैंने उस काम को किया और यही मेरी दूसरी गलती थी। आगे वो बताता है कि उसने ब्रिलियंट आर्कोलॉजिस्ट के कुछ नोट्स को पढ़ा, जिन्होंने कुछ पॉनिक लिप्स को पहले ही डिसाइफर कर रखा था, और उसी रिसर्च को मैं आगे बढ़ाता गया और इस बात का
का मुझे जरा भी रिग्रेट नहीं है। ये हिस्ट्री जो मुझे पता चली वो एक कहानी है, और मेरे रिसर्च के थ्रू जो मुझे पता चला मैं तुम्हें सिर्फ वही बताऊंगा, ना कि अपने मन मुताबिक उस कहानी में उलटफेर करूंगा। इधर हमें लूफी, डोरी और ब्रॉगी को दिखाया जाता है जो कि अपने शिप की ओर भाग रहे थे और उनका पीछा कर रहा था एक संडीला एल्डर। लूफी फिर से अपने फनी मोड में आ जाता है और उस एल्डर पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, पर अफसोस उस मुक्के का उस पर कोई भी असर नहीं होता, उल्टा वही लूफी के हाथ को जला डालता है। और लूफी की इसी हरकत को देखकर तो डोरी और ब्रॉगी भी खुशी से पागल हो रहे थे। वो दोनों लूफी से कहते भी हैं कि तुम कभी नहीं सीखने वाले। इधर वेगापंक अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर है एक ऐसा आदमी जिसका जन्म 900 साल पहले हुआ था, और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने इलास्टिक बॉडी से ही दुश्मनों से लड़ाई करता था, बिल्कुल निका की तरह, जो कि एल्बाफ माइथोलॉजी में सन गॉड के नाम से जाना जाता है। और इस बंदे का नाम था जॉय बॉय, इस दुनिया का पहला पायरेट। इस ब्रॉडकास्ट के बाद हमें लैंड ऑफ वानो का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मोमोनोसुके भी कहता है, अच्छा तो वो जॉय बॉय ही था जो सबसे पहला पायरेट था, और उसके पावर तो बिल्कुल लूफी की तरह रिसेंबल कर रहे हैं। मैं जल्दी ही लूफी को देखना चाहता हूँ। वेगापंक आगे बताता है कि उसने ज्यादा तो नहीं बल्कि कुछ पॉइंट्स को डिसाइवर किया है, जिससे उसे ये पता चला कि जॉय बॉय और वर्ल्ड गवर्नमेंट के बीच एक वॉर हो चुकी है। जॉय बॉय और उसके क्रू इतनी ज्यादा पावरफुल थे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को दूसरे के साथ हाथ मिलाना पड़ा था उसको हराने के लिए। हालांकि उस वॉर का रीजन तो अननोन है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये वॉर ना ही गुड और ना ही इविल के लिए थी, बल्कि आइडियोलॉजीज का क्लैश था। और जैसा कि मैंने तुम सभी को पहले बता ही दिया है कि जॉय बॉय एक ऐसे किंगडम से बिलोंग करता था जो कि अपने खुद के टाइम से 900 साल आगे एडवांस कर रही थी, और उस समय के जो वेपन्स एग्जिस्ट किया करते थे वो आज के मॉडर्न साइंस से भी बनाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि मेरे जैसा जीनियस साइंटिस्ट भी उस वेपन को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, और यही वो बात है जहाँ सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है। इधर हम नामी, बुक, रॉबिन, चॉपर और लिलिथ को देखते हैं, जहाँ नामी उन सभी से कह रही होती है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि और भी बड़ी मुश्किलें हमारे सामने आए। तभी अचानक ही वो सभी नोटिस करते हैं कि बादल खुद ब खुद फैलते जा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तभी ब्रुक को याद आती है एडिसन की वो बात, जहाँ एडिसन ने कहा था कि वो उन सभी को वाटर में सेफली लैंड करने में मदद करेगा, जिसके बाद तो वो सभी खुशी से झूम उठते हैं। पर लिलिथ तो एडिसन के लिए चिंतित हो उठती है। इधर हम एडिसन को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में था, पर उस समय भी उसके मुंह से एक ही लफ्ज निकले, चाहे कुछ भी हो जाए स्ट्रॉ हेड्स को यहाँ से सेफली निकलना होगा बिना वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों में आए। और यहीं पर हमारा ये मजेदार एपिसोड खत्म होता है। आई होप तुम सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ ही सब्सक्राइब भी कर ही लेना, कहीं तुम इसके आगे आने वाले एपिसोड्स को मिस न कर दो। कुछ दिनों से हमने वीडियो डाला ही नहीं, इसके लिए मैं तुम सभी से तहे दिल से माफी चाहता हूँ। और इस वीडियो का सवाल है, वेगापंक अपने ब्रॉडकास्ट में एक ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताता है, आखिर वो किसकी बात कर रहा है? क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सही आंसर देने वाले कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, साथ ही उसे अगले वीडियो में शाउट आउट भी मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं तुम सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।